और अब रुख करते हैं बजट का। जी हां, आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। इस बजट से किसान, महिलाओं और युवाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नीति की बहाली और गृहिणियों को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। आर्थिक डेवलपमेंट को पटरी पर लाने के लिए नई नई योजनाएं और फंडिंग मिलेगी, तो वहीं आम लोगों को आम बजट के रूप में महंगाई से उबरने की संजीवनी दिखाई दे रही है। तो बजट को लेकर ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपके साथ। बजट से क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी? लगातार छठी बार निर्मला सीतारमण इस बजट पेश करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपका परिचय अब करवा देते हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री जयंती लाल जी जुड़ रहे हैं और हमारे संवाददाता भोपाल से शब्बीर अहमद और सत्या राजपूत रायपुर से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है जयंती लाल जी आपका न्यूज 24 पर। सबसे पहले सर आपसे समझना चाहेंगे, चुनाव से ऐन वक्त पहले का अंतरिम बजट निर्मला सीतारमण जी लेकर आ रही हैं, क्या कुछ खास हो सकता है इस बजट में? यकीनन कल 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जी जो अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाना है जी, उस पर पूरे देश के करोड़ों लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। वस्तुतः जिस वर्ष लोकसभा के चुनाव होते हैं जी, उस वर्ष 2 बजट आते हैं जी, एक बजट अंतरिम बजट होता है जी, और एक फिर पूर्ण बजट आता है लोकसभा चुनाव के बाद। इस वर्ष जो अंतरिम बजट प्रस्तुत हो रहा है उसके सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त मंत्री ने यह आभास दिया है, संकेत दिया है कि यह बजट कोई बहुत लोक लुभावन घोषणा का बजट नहीं होगा। इस बजट के माध्यम से खास तौर से आगामी लोकसभा चुनाव तक के लिए जो जरूरी व्यय है उनकी पूर्ति की जाएगी और बहुत जरूरी राहतें दी जाएंगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो अंतरिम बजट है एक ऐसे समय में प्रस्तुत किया जा रहा है जब वित्त मंत्री की दोनों मुट्ठियां पूरी तरह से भरी हुई है। देश में इनकम टैक्स की इतनी वसूली कभी नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। जीएसटी की रिकॉर्ड वसूली हो रही है और अभी कल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है। देश की विकास दर तेजी से बढ़ रही है और वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भारत के लिए बहुत अनुकूल समय है। भारत की विकास दर 7% के आसपास होगी और साथ ही आगामी 3 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो ये बहुत कुछ अनुकूलताएं हैं जो सामान्यतः 2000 के बाद से अब तक नहीं थी, लेकिन ये जो बजट होगा, अंतरिम बजट होगा, वो बहुत लोक लुभावन नहीं होगा। जरूरी जी आपसे एक छोटा सा रिएक्शन और ये चाहेंगे कि जो किसान सम्मान निधि है 6000 रुपए प्रतिवर्ष किसानों को दिए जाते हैं। भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है और हमारे यहाँ छोटी जोत के किसान ज्यादा हैं। क्या इस 6000 को 12000, 10000, 15000 तक बढ़ाया जा सकता है? आपका अनुभव क्या कहता है सर इस पर? निश्चित रूप से जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पवन जी। निश्चित रूप से अभी जो संभावनाएं उभर कर दिखाई दे रही हैं उसमें ये तस्वीर है कि किसानों की किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाएगा। जो अभी 6000 रुपए वार्षिक है उसे 12000 रुपए तक किया जा सकेगा और ये बहुत जरूरत है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए और किसानों को कृषि के लिए आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरत है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इस बजट के माध्यम से महिलाओं के लिए और नई पीढ़ी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं इस अंतरिम बजट में होंगी। बिल्कुल सर, वापस लौटेंगे आपके पास। संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। शब्बीर, सबसे पहले आपके पास आते हैं। बजट से ऐन पहले हमारे देश में मोबाइल यूज करने वाले बहुत लोग हैं, उनके लिए खुशखबरी है। उस पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है 15% से उसको 10% पर। अब जब कंपनियों की बैलेंस शीट पे इजाफा होगा तो सीधी सी बात है कि उपभोक्ताओं को वो रियायत देंगी।
मोबाइल सस्ते हो सकते हैं। आपके साथ कुछ लोग हैं, बात करिए, क्या उम्मीदें हैं उनकी? बिल्कुल पवन, बातचीत कर लेते मेरे साथ। इस वक्त ये कह सकते हैं कि शहर के युवा मौजूद हैं। अंतरिम बजट कल पेश करेंगी निर्मला सीतारमण और इस सरकार का ये आखिरी बजट है और नई संसद में पहली बार कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही है। कई चीजें हैं, युवाओं से जुड़ी हुई बात की जाए, कैसे देखते हैं कल के बजट को? क्या कुछ रह सकता है आपके, और आप क्या उम्मीद कर सकते? हमारी तो उम्मीद ये है कि युवाओं पे फोकस करा जाए, रोजगार के लिए बजट का रखा जाए। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उस पर महंगाई को कम करा जाए। सिलेंडर के और पेट्रोल के दाम जो जीएसटी के अंदर नहीं रह रहा है उनको जीएसटी में रखा जाए। ऐसे दाम हो जिससे कि पब्लिक को राहत हो सके, ऐसा बजट रखा जाए। इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है मोबाइल पर 10 से 15। एक युवा होने के नाते अब थोड़ा सा फायदा मिलेगा आप लोगों को भी, अब कंपनी को फायदा मिल रहा है। मोबाइल सिस्टम या किसी भी कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे यदि आप इंपोर्ट कम कर रहे हैं और टैक्स कम कर रहे हैं तो, लेकिन दूसरी साइड आप बढ़ा भी तो रहे हैं। जैसा आप ये यूनिवर्सिटी में आया, यहाँ पे सभी छात्र हैं लगभग, तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो शिक्षा जिस पे 18% जीएसटी लगती है, सबसे सबसे टैक्स लगता है ये अपने इंडिया पे, मतलब वो शिक्षा पे, तो उस पर विचार करना चाहिए। शिक्षा पे मतलब जितने कम से कम टैक्स फ्री होनी चाहिए शिक्षा, तभी तो छात्र पढ़ेगा। ये मोबाइल पे टैक्स फ्री करके क्या करेंगे? उनको सिर्फ मोबाइल देके वीडियो गेम खिलाना चाहिए। पवन, मेरे साथ एक युवा वकील भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कई मांगे रहती है आप लोगों की, क्या उम्मीद है बजट से? देखिए, अभी जैसे मेरी इनिशियल स्टेज है, तो इनिशियल स्टेज पे कोई भी सीनियर अपने जूनियर्स को कुछ ज़्यादा देता नहीं है। तो मेरा ये भी है कि अगर सरकार हम लोगों को, मतलब ऐसा नहीं है, आंध्र प्रदेश में देते हैं 3,000 रुपये प्रति माह जो न्यू जूनियर्स होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी हो, क्योंकि हमको कोई सीनियर देता भी नहीं है पैसा और फिर हमारी हालत हो जाती है खस्ता, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन 5-6 साल के कोर्स के बाद ठीक है शबीर, वापस आएंगे आपके पास, रोजी रोटी के लिए भी वापस लौटते हैं आपके पास। जयंतीलाल जी, आपसे एक और क्विक क्वेश्चन चाहूंगा यहाँ पर कि आपने जैसे बताया कि किसान सम्मान निधि को 6 से 12 हजार किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो $5 ट्रिलियन जिसको लेकर सरकार का बड़ा सेटबैक, एक बड़ा बेंचमार्क सेट किया हुआ है, इसको लेकर और क्या कुछ प्रावधान इस अंतरिम बजट में किए जा सकते हैं जयंतीलाल जी? निश्चित रूप से नए बजट में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल होगी और वह पहल ये हो सकती है कि देश में डिजिटल क्रांति को और आगे बढ़ाया जाएगा जी। और डिजिटल क्रांति से देश का विकास अभी जिस तरह से हो रहा है उसमें वृद्धि होगी। नए बजट में बुनियादी ढांचा, आज भारत के विकास की जो तस्वीर बन रही है उसमें देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बुनियादी ढांचे के लिए भी इस बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान होगा और आम आदमी को राहत देने और आम आदमी की आमदनी बढ़ाने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरलता पूर्वक मिलेंगे जी। और इन सबसे भी महत्वपूर्ण बात पवन जी जो इस बजट के अंदर होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और देश का छोटे आयकर दाता और मध्यम वर्ग को मुस्कुराहट आ सकती है, वो ये कि इस बजट में छोटे आयकर दाताओं को नई टैक्सेशन व्यवस्था के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त राहत दी जा सकती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण राहत होगी क्योंकि पिछले 2 बजटों में कहीं छोटे आयकर दाताओं और मध्यम वर्ग को ऐसी कोई राहत नहीं मिली हो, लेकिन इस बजट में ये संभावित है और लगातार इसकी मांग की जाती रही है। ये बात भी वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा इसी बात पर फोकस रखता है, पड़े हैं जी। और वापस लौटेंगे आपके पास। सत्या, वहां पर आपके साथ जो युवा हैं उनसे बात करिए, क्या उम्मीदें उन्होंने लगाई हुई हैं? जल्दी से छोटे छोटे कमेंट्स लीजिए। देखिए, जैसे कहा जाता है कि उम्मीद और पे जो है तो पूरा दुनिया टिकी है और चल रही है, तो हम लोगों के बीच में मौजूद हैं और बजट से क्या उम्मीद है ये समझ लेते हैं जी। जैसे कि हम गरीबों को कहा जाता है कि भाई गरीब को जो है अंतिम व्यक्ति है, उसको देखकर जो है योजना बनाई जाती है, बजट उनके लिए होता है। क्या उम्मीद है? देश को जिस प्रकार से प्रगति के पथ पर ला रहे हैं और ये कहा जाता है, आम धारणा बनी हुई है, मोदी है तो भरोसा है और मोदी की गारंटी है,
तो मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से मोदी जी अभी महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अब तक के जो अवसर नहीं मिल पाए थे, तो महिलाओं के लिए एक विशेष योजना आ सकती है। युवकों को रोजगार की ओर प्रोत्साहित करने की बात है, तो उस ओर भी वो आएंगे। और मेरा एक मानना और ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नीति मामलों में और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने को ख्याति प्राप्त करनी है, आर्थिक स्थिति मजबूती की ओर दर्शाना है, तो उस ओर भी हमको अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। और इसके लिए निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए देश के अंदर सामग्रियों के निर्माण किए जाने संबंधी योजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। और आयकर में भी सीमाएं कुछ बढ़ सकती हो सकता है, वैधानिक कटौती की सीमा जो अभी 50,000 है वो बढ़ के 1 लाख। क्या लगता है, शिक्षा से आप जुड़े हैं तो जो है अब देश में अगर सबसे ज़्यादा टैक्स देखें तो शिक्षा में है, तो क्या लगता है कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? शिक्षा के क्षेत्र में तो व्यापक परिवर्तन है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस सरकार ने अपनी जिम्मेदारी लेकर कार्य करने की कोशिश की है, तो मुझे अनुमान है कि इसे बजट प्रावधान भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। नई तकनीकी, नई पद्धति, रोजगार मूलक पाठ्यक्रमों को जोड़ना, प्रयोगशाला का निर्माण एवं भवनों का निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को योगदान मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है सत्य, क्या उम्मीद है आपके पास एक रिएक्शन ले लेते हैं जयंतीलाल सर से। जयंतीलाल जी, आम बजट के साथ साथ रेल बजट को क्लब कर दिया गया है और हमारी देश की बड़ी आबादी ट्रेनों में सफर करती है, उनके लिए क्या और विशेष हो सकता है रेल बजट को अगर देखें तो हम? पवन जी, इस बजट के माध्यम से, इस अंतरिम बजट के माध्यम से जी जो सामान्य रेल यात्री है उसके लिए अलग से सुविधाएं सुनिश्चित किए जाना संभावित है, क्योंकि अभी भी जो सामान्य रेल यात्री है जो नॉन स्लीपर कोच के अंदर यात्रा करते हैं उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये पूरी संभावना है कि ऐसे आम रेल यात्री के लिए ये सुविधाएं इस अंतरिम बजट के माध्यम से बढ़ेगी। और जो एक आम आदमी है उसके लिए छोटे उद्योग, जिसे हम MSME कहते हैं, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग, उनके लिए भी इस बजट में राहत होंगी। और PLI योजना जिसके माध्यम से रोजगार भी बढ़ रहा है, जिसके माध्यम से निर्यात भी बढ़ रहा है और हमारे आयात में भी कमी हुई है, इस PLI योजना का कहीं विस्तार होते हुए भी इस अंतरिम बजट में दिखाई दे सकता है। जी ठीक है सर, वापस लौटेंगे। शब्बीर, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, बात करिए जरा, क्या उम्मीद है? और भी युवा मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पवन, क्या उम्मीद आपको कल के बजट से, खासकर युवाओं की बात की जाए तो? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा देश का बजट है, इस बार तो हमारा सरकार का आखिरी बजट है ये, जो चुनाव के पहले होने वाला है, तो ये निर्धारित करता है कि आने वाले जो सरकार है वो कैसी होगी। और ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा दिखाता है आम आदमी के प्रति, व्यापारियों के प्रति और छात्रों और रोजगार के लिए भी ये सारी चीज़ें तय करेगा कि हमारी सरकार की मंशा क्या है। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले 5 साल में हर साल शिक्षा पे, मैं एक युवा हूँ और छात्र भी हूँ, तो सबसे ज़्यादा ध्यान मेरा होता है शिक्षा में। शिक्षा में हर साल बजट में कटौती की जा रही है, डिफेंस में कटौती की जा रही है, तो कहीं ना कहीं देश को पीछे रखा जा रहा है। बाकी चीज़ों में आप बजट बढ़ा रहे हैं पर उसका कोई मेरे को मूल दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे देश का भविष्य है शिक्षा। शिक्षा से जी क्या कहेंगे आप? युवाओं के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए। रोजगार में युवाओं का जो परसेंटेज है उसे, अभी की सरकार कैसे काम कर रही है युवाओं के लिए? अभी की सरकार युवाओं के लिए बेहतर काम कर रही है, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में ड्रॉबैक भी है गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट को इन सेक्टर्स में बदलाव लाना चाहिए। ठीक है शब्बीर, आएंगे, वापस आएंगे। ये कहना चाह रहा था कि जो एक इस बार का बजट होना चाहिए वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए नहीं होना चाहिए। इस बार जो बजट होना चाहिए वो छात्रों का बजट होना चाहिए, युवाओं का बजट होना चाहिए, जिसमें रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो और हमारे देश के विकास की बात हो। ऐसा ना हो कि छात्रों वापस आएंगे आपके पास। सत्या, बात करिए, आपके साथ जो लोग हैं, एक क्विक रिएक्शन लीजिए, उसके बाद जयंतीलाल जी का रुख करेंगे। जी बिल्कुल, बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीद है। शिक्षा स्वास्थ्य की बात करें तो लोग जो है ये चाह रहे हैं, तो लोगों से हम बातचीत करते हैं, यहाँ पे हैं, उनसे समझते हैं कि बजट से उनको क्या उम्मीद है। देश में बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद है आपको? महंगाई देखिए बहुत बढ़ी हुई है ना, तो उम्मीद आदमी यही करेगा कि महंगाई थोड़ी कम हो। आम जनता उसी से परेशान है, महंगाई से। मेन मुद्दा तो वही है, बाकी चीज़ें अपने आप लाइन अप हो जाएंगी अगर ये सब चीज़ें पे फोकस हो जाएगा तो।
हर आदमी उसी उम्मीद से चुनाव पे भी इस बार वोटिंग किया है। देखिए अब क्या बनता है। जी, क्या उम्मीद है आपको? तो यहाँ पे लोग हैं, समझ रहे हैं और महंगाई को दूर करने की बात कर रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ में वोटिंग हुआ है उसका जो है बेस भी बता रहे हैं। जयंतीलाल जी, यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि कृषि प्रधान देश है हमारा, और पिछले 4-5 सालों से मॉनसून बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा है। कभी अनावृष्टि हो जाती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है। जब पानी की जरूरत है तब पानी बरसता नहीं है, जब नहीं जरूरत है तब बहुत ज्यादा बरस जाता है। प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना लागू की गई थी। क्या आपको लगता है कि मौजूदा वक्त को देखते हुए उसमें परिवर्तन की जरूरत है, उसके नियमों में? कृषि के विकास के लिए इस बार अंतरिम बजट में ये संभावना है कि एक और सिंचाई सुविधाओं के लिए आवंटन बढ़ेंगे। दूसरी ओर फसल बीमा को और अधिक विस्तारित किया जाएगा। जो सर्वेक्षण आ रहे हैं वे ये बताते हैं जी कि भारत में फसल बीमा किसानों के लिए एक वरदान की तरह दिखाई दे रहा है। और तीसरी बात, इस बजट में ड्रोन के माध्यम से कृषि और किसानी के लिए प्रावधान होंगे, क्योंकि ड्रोन को शहरों की सीमाओं से आगे बढ़ाकर गांवों के पालों तक पहुंचाने के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान होंगे। इन सब के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात इस बजट में दिखाई दे सकती है कि ये जो बजट होगा, जो अंतरिम बजट होगा, उसमें वित्त मंत्री बहुत अधिक घोषणाएं तो नहीं करेंगे, जरूरी घोषणाएं करेंगे। जैसे कि हम देखें, और बहुत जरूरी है आज जब हम बजट की संभावनाओं पर बात कर रहे हैं, कि देश की आजादी के बाद से अब तक जितने भी अंतरिम बजट आए हैं उनमें लोक लुभावन योजनाओं का इतना ढेर लगाया गया है जितना पूर्ण बजट में भी नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना पहला अंतरिम बजट 2019 में प्रस्तुत किया था। उसमें केवल 2 बड़ी बातें थी। एक आयकर से संबंधित राहत थी और दूसरा किसान सम्मान के लिए धनराशि सुनिश्चित की गई थी। लगभग इसी तरह से इस बार का बजट भी बहुत लोक लुभावन और ढेर सारी रियायतों का बजट नहीं होगा। इसके अंदर जरूरी राहतें होंगी और राजकोषीय अनुशासन, वित्तीय अनुशासन का इस बजट में भी परिपालन होते हुए दिखाई देगा। ठीक है सर। शब्बीर, बात कीजिए, आपके साथ जो लोग हैं, क्या उम्मीदें? कह रहे थे कि इस बार का बजट जो होना चाहिए वो सिर्फ पब्लिकेशन का बजट या हमारी प्रेस रिलीज का बजट नहीं होना चाहिए। इस बार वास्तविकता का बजट होना चाहिए जो आम आदमी को और छात्रों को राहत पहुंचाए। मेरे हिसाब से जो क्या है कि हमारी सरकार जो है, कोई भी सरकार आती है तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा अपना जोर डालती है। मेरे हिसाब से वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा जोर डालना चाहिए और फिजिकल डेफिसिट को कम करना चाहिए, क्योंकि हमें IMF ने भी वार्न किया है और पिछले साल का जो मैं डाटा बताऊंगा तो 6.4% ऑफ GDP फिजिकल डेफिसिट था। तो जैसा कि FRBM एक्ट है उसके तहत 3% होना चाहिए था और सरकार ने बोला भी था कि हम इसे कम करेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस बजट में ये फिजिकल डेफिसिट कम होता हुआ दिखाई दे थोड़ा सा। और शिक्षा से जुड़ा हुआ, शिक्षा से जुड़ा, जैसे भैया लोग बोले कि ज़्यादा एलोकेशन होना चाहिए, वही कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज़्यादा एलोकेशन होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में जब ज़्यादा एलोकेशन होगा तो वहाँ से ही हमें क्या बोलते हैं रिसिप्ट्स ज़्यादा मिलेंगी और वो क्या बोलते हैं सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को बढ़ावा देगी। आप क्या कहेंगे? सर, मेरी एक डिमांड है, जिस तरह जो योजनाएं चलती हैं, जैसे अभी MP के अंदर लाडली बहना चल रही है, उनको 1500 रुपये दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री 1250 जो भी है, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री की चल रही है 2000 रुपये महीना किसानों को डाला जा रहा है। इसी प्रकार बेरोजगार भत्ता भी होना चाहिए। जो युवा बेरोजगार है, पढ़ा लिखा बेरोजगार है, उसके लिए भी जो सरकार में बजट आ रहा है उसके लिए डालना चाहिए कि युवा जो बेरोजगार है उसको भी हर महीने तक दिया जाएगा। यानी पवन ये कह सकते हैं कि तमाम जितने भी युवाओं से बातचीत करिए, सबका अलग अलग तर्क है, सब अलग अलग चीजें कह रहे हैं और सबकी अलग अलग मांगे हैं। और एक भाई ने तो यहां तक कहा है कि जिस तरीके से महिलाओं को मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है, तो युवाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, तो बेरोजगारी भत्ता भी मिलना चाहिए। तो ये तमाम चीजें, अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही। कल बजट पेश होगा, देखना होगा क्या कुछ निर्मला सीतारमण के पिटारे से निकलकर सामने आता आखिरी अंतरिम बजट के अंदर। बिल्कुल। जयंतीलाल जी, एक युवा यहां पर फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे थे। बड़ा चैलेंज रहता है कि उसको बैलेंस रख पाना। आपको क्या लगता है
कि जो हमारी जीडीपी है उसका कितना % तक फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है, हमारी जो एक ग्लोबल रैंकिंग होती है उसके लिए ठीक रहेगा? राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट सर। निसंदेह जी, इस समय अभी हम जो चर्चाएं सुन रहे हैं जी, उम्मीदें देख रहे हैं, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी आपने कही जी कि फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे के बारे में ये बजट क्या कहेगा जी। और इसको नियंत्रित होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा और सभी दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी सरकार में वित्तीय अनुशासन का पालन किया जा रहा है जी। इस साल जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2023-24, इसमें जो फिजिकल डेफिसिट जीडीपी के 5.9% तक 5.9% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी यदि हम देखें, अभी जनवरी अंत तक के आंकड़ों को देखें तो सरकार फिजिकल डेफिसिट को, राजकोषीय घाटे को 5 के आसपास नियंत्रित करने में सफल रही है। ये बहुत बड़ी एक सरकार की उपलब्धि है और ऐसे में नए बजट में जो नया अंतरिम बजट आ रहा है उसमें भी वित्त मंत्री मोदी सरकार राजकोषीय अनुशासन, राजकोषीय घाटे को उसी तरह नियंत्रित करेगी जैसा कि उसका लक्ष्य है कि 2025-26 तक देश का जो राजकोषीय घाटा है वो विश्व बैंक के मापदंडों के अनुरूप 4.5% तक सीमित हो। अतएव इस बजट में भी उसका परिपालन दिखाई देगा। चलिए सर, आप हमारे न्यूज़ 24 के साथ जुड़े, इतनी बढ़िया तरीके से आपने एक आसान भाषा में दर्शकों को जानकारी दी। बहुत शुक्रिया सर जयंतीलाल जी आपका, और शब्बीर सत्या आपका भी बहुत शुक्रिया लोगों की राय हम तक पहुंचाने के लिए।